गुड मॉर्निंग। छोटा सा टेस्ट है आपका। 5 क्वेश्चन पॉलिटी से हैं। 5 क्वेश्चन में आपको साइंस मिल सकता है, मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट है और आपको 8 से 9 के बीच में सही करना है। ठीक है, कोशिश करिए कि आप सब सही कर लें। अगर सब नहीं भी सही हो रहा है, कम से कम 8 से 9 सही करिए। इतना सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट और पहला क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करें। चलिए तैयार हो जाइए और नोट्स मत उठाइएगा। अपने जितना आपके पास अभी जानकारी है उसी के हिसाब से टेस्ट लगाइए और बताइए कितना सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति? सोच के बताइए कि संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है अंतिम रूप से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। ध्यान रखना, याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ही वो एक ढांचा का मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था ना, याद होगा आपको। बहुत सारे विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करके बताता है कि संविधान में ये बात कही गई, इसका मतलब ये होता है, आप इसका मतलब कुछ और ना निकालें। ऐसी तमाम चीज़ें। तो व्याख्या करने का अधिकार किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ई सही है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चल ले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन फ्री का नंबर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन। भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 2:3, 3:2, 4:2, 1:1? सरल क्वेश्चन है, फ्री का नंबर देता है, ध्यान रखना। बस हड़बड़ी में जल्दी में गलत मत करना। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगर ध्यान देना, कभी पेपर में दे दे कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तब 2:3 हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ लंबाई चौड़ाई का पूछा है तो 3:2 हो जाएगा। ध्यान रखना। और अपने भारतीय झंडे में क्या है? भारतीय झंडे में जो होता है, 3 समान पट्टियाँ होती हैं, तो आप जानते हो ना। सॉरी 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 सॉरी, 3 समान पट्टियाँ होती हैं और बीच में एक चक्र होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग? केसरिया, बीच में सफ़ेद, सबसे नीचे हरा रंग होता है, जानते हो, और बीच में एक चक्र भी होता है। तो ये हमने, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगल वेंकैया नायडू ने। ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे। और जो झंडा समिति बनी थी और उसके बाद ध्वज समिति बनी थी, याद होगा आपको। एक के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और एक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और किसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर याद हो तो कंफर्म करके बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अच्छा है, आइए देखते हैं कितनी जानकारी है आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में भाग नहीं ले सकता यदि। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव बताया गया है। आपको ये बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ, अगर उसके सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वहाँ पर जब वोटिंग होती है तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सोच के बताइए क्यों नहीं ले सकता। पहला है, वह गठबंधन सरकार चला रहा हो। दूसरा है, उसका राज्यसभा में अल्पमत हो। तीसरा है, वह राज्यसभा का सदस्य हो। चौथा है, स्पीकर द्वारा उसे वोट करने से मना किया गया हो। सोचो, बहुत ही अंदर से क्वेश्चन है, ध्यान से सोचेंगे तभी आंसर आ सकता है, नहीं तो मुश्किल है। सोच लिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगर वह राज्यसभा का सदस्य होगा तो वोट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मंत्री वहीं वोटिंग कर सकता है जिस सदन का वो सदस्य होता है। कोई भी सांसद वहीं वोटिंग कर सकता है जिस सदन का सदस्य होता है। अगर प्रधानमंत्री साहब राज्यसभा से चुने गए हैं और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आता है, ये तो जानते हो आप ना। तो अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है, प्रधानमंत्री साहब राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो लोकसभा में कैसे वोटिंग करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अतः ऑप्शन सी सही। अगर वो राज्यसभा का सदस्य है और अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग लोकसभा में होती है, आप देखिए पलट के आपको लिखवाया गया है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि सही किए होंगे। थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा सा कठिन था, ध्यान से सोचे होंगे तो नहीं गलत हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए, ये भी आपको बताया गया है, ध्यान से हल करिए।
इसमें क्या सही होगा? ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? जिला पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत, जिला योजना समिति। सोचिए, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण कौन सा है? चलिए ऐसे बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, जिला स्तर पर पंचायत समिति होता है, और सॉरी ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पे जिला पंचायत होता है। ध्यान रखिएगा, 3 स्तर बताया गया था अपने यहाँ पर। त्रिस्तरीय व्यवस्था है ना, ग्राम, जिला, ब्लॉक और जिला। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पे जिला पंचायत होता है। याद है ना? ग्राम पंचायत के सदस्य प्रधान के चुनाव होता है ग्राम पंचायत में, और ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ी सी चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, और ब्लॉक पंचायत को पीडीसी चुनते हैं। ये सब तो चीज़ें आपको बताई गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है। वो सभी क्वेश्चन जितने आप हल कर रहे हो सब के सब आपको बताए गए हैं, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतदान मतलब पंचायतों में मतदान अनिवार्य करने वाला, पंचायत की बात कर रहा हूँ। पंचायतों में मतदान को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम। क्योंकि राज्य सरकारें पंचायतों में ही नियम बना सकती हैं ना। राज्य सरकारें केंद्र का नियम या फिर राज्य के स्तर का नियम नहीं बनाएंगे, वो केंद्र निर्वाचन आयोग बनाता है। उसके नीचे का जो नियम होता है वो राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ बना सकती हैं। आपको पंचायत में बताया गया था, कुछ अनिवार्य प्रावधान थे और कुछ ऐच्छिक प्रावधान थे, तो ये ऐच्छिक में आता था। तो मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम। सोचिए ध्यान से, बताया गया है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए। सोच लिए, बता दें हम आपको? चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, गुजरात पहला राज्य था जहाँ पर अनिवार्य मतदान किया गया कि वोट देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। आप देखोगे नोट्स में आपको लिखवाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। 5 क्वेश्चन पॉलिटी के कंप्लीट होते हैं। कितना सही हुआ पॉलिटी से ये भी बताइएगा, टोटल कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। आइए कुछ क्वेश्चन साइंस से देख लेते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। किस कोशिका को किस कोशिकांग को, कोशिकांग का मतलब कोशिका का अंग। कोशिका आप पढ़ेंगे तो कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, याद होगा आपको। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका, गाल्जी काय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केंद्रक भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है उसमें, डीएनए, आरएनए, बहुत सारी चीज़ें, गुणसूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये बताना है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रेक्टिका, सेंट्रोसोम। सोचिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम, आप इसको याद कर सकते हो, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली मतलब आत्महत्या कर लेती है, मतलब अब वो जिस कोशिका में होती है ना, उस कोशिका में ये फट जाती है तो कोशिका ही नष्ट हो जाती है। ये थैली है एक, अगर ये कोशिका में फट गई तो कोशिका, इसके जो इसमें केमिकल्स होते हैं उससे वो कोशिका, छोटी सी कोशिका नष्ट हो जाती है, तो कोशिका मर जाती है। मरी हुई चीज़ को ज़्यादा साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? लाश बोलते हैं, और लाश से ही बना है लाइसोसोम। लाश से ही बना है, तो आप इसको ऐसे से जोड़ के याद कर सकते हो, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। और बात करें अगर लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग आप तो कहते हो, जानते हो आप। इसके अलावा यह, इसकी जो खोज किया था वो किए थे डी डुवे। 1958 में डी डुवे साहब ने इसकी खोज किया था। यह स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना इसको। डी डुवे साहब ने 1958 में इसकी खोज किया था। लाइसोसोम कोशिका के अंदर मिलता है, ठीक है, और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली मतलब, आत्महत्या से याद आया कि जब से कोरोना काल लगा हुआ है, घरेलू हिंसा या फिर लोग घर में कैद रहते रहते इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, मतलब घरेलू चीज़ों में इतना व्यस्त हो गए, मतलब इतना प्रॉब्लम में झेल रहे हैं कि अंदर पीड़ा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद ही अपने आप को मार लेते हैं। आप देखो हर जगह कोई ना कोई सुसाइड अक्सर करता ही रहता है। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जीवन से बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। उसको कभी अपने ऊपर हावी मत होने दिया करो। कोई समस्या है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो जिससे तकलीफ़ है उसको खुलकर बोल दो।
अगर नहीं बोल पा रहे हो तो एकांत में बैठ के रो लो, थोड़ी देर से रो लेंगे ना तब भी दिमाग शांत हो जाएगा। लेकिन इसका कभी भी सोल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देख लो, खास करके कोई क्यूट बच्चे की स्माइल देखो। बच्चों में कोई भी तनाव नहीं होता, वो कुछ भी नहीं सोचते इधर उधर की बातें। तो आप किसी बच्चे के क्यूट स्माइल देख लो। अगर बच्चा नहीं है, मोबाइल है आपके, मोबाइल में अच्छे अच्छे वीडियोज़ होते हैं छोटे छोटे बच्चों को, उनको भी अगर आप 2 मिनट 3 मिनट देख लोगे ना, तब भी आप अपना स्ट्रेस भूल जाओगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। जो भेजी थी दुआ हो जाके आसमां से यूं टकरा गई, क्या गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ हो जाके आसमां से यूं टकरा गई। थोड़ा सा अच्छा लगा ना। चिल्ड्रन जीवन, बच्चों का जीवन बहुत ही बेस्ट जीवन होता है, जिन्होंने ये ज़िंदगी जिया। हालांकि जो आप लोग इस वीडियो देख रहे हो सब एक समय बच्चे रहे होंगे, वो समय बहुत ही बेस्ट था जीवन का, और हर कोई उसको प्राप्त करना फिर से चाहता है। चलो अभी जहाँ पहुँचे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पता हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया, ध्यान से हल करिएगा इसका। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल। सोचिए, द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था डीएनए का? चलिए आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। आप जानते हो ना डीएनए ऐसे होता है, आप देखे होंगे, याद है ऐसे आप पढ़े होंगे। तो इसके बारे में बताया था वाटसन, और कुंडलीकार विन्यास के बारे में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक नाम पूरा था। इन्होंने इसका खोज 1953 में किया था, याद रखना, और प्रयोगशाला में। और डीएनए कोडिंग किसने बताया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब ने बताया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। डीएनए का काम क्या होता है? सोचिए। चलिए आंसर बता देते हैं आपको, सोच लिए होंगे आप। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जैसे ये केंद्रक कोशिका है, कोशिका के अंदर यहाँ केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमैटिन होती है, इसको धागे जैसी संरचना होती है, यही 23 जोड़े गुणसूत्र में टूटती है, ठीक है। और इन्हीं पर डीएनए होते हैं, और यही डीएनए होते हैं, इन्हीं में डीएनए पाया जाता है इसमें, और इसी में गुणसूत्र होते हैं। और ये गुणसूत्र क्या करते हैं? माँ बाप के गुणों को उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब अनुवांशिक मतलब अनुवांशिक लक्षण वही होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में मिल जाते हैं। तो मतलब अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? हमारे केंद्रक में पाया जाता है, ध्यान रखना। तो अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस माँ बाप के गुणों को उसके बच्चों में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, याद रह जाएगा, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ये जो कोशिका द्रव्य होता है ना, इसमें पाया जाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक है, यहाँ पर जो सारा भाग फैला हुआ है ना, यही कोशिका द्रव्य होता है, इसी में आरएनए मिलता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं सही कर जाएंगे, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सरल भी है। अनुवांशिक का पिता, सॉरी एक मिनट। अनुवांशिक का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है, करंट भी एक बार शायद लिखवाया था इससे जुड़ा हुआ, तो गलत नहीं होना चाहिए। लैमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तू। अनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? सोचिए। चलिए आपको बताते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहते हैं। दरअसल इनको पिता कहते हैं, इनको पता भी नहीं है, क्योंकि ये जब मर गए थे उसके बाद लोगों ने कहा कि मेंडल साहब ने जो बताया था उसमें अनुवांशिक लक्षणों के बारे में बात की थी। पहली बार इन्होंने ही बात की थी, इसलिए मेंडल को अनुवांशिक का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। मटर के दाने पर इन्होंने प्रयोग किया था, आप पढ़े होंगे, हाई स्कूल इंटर में दे रखा है बड़ी मतलब बड़े अच्छे डिटेल में। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने कितना सही किया?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और मोटिवेट रहें, पढ़ाई करें और दिल पर या फिर अपने दिमाग में स्ट्रेस कम लें। जितना हो सके खुश रहें, मेहनत करें। सुख दुख आते जाते रहते हैं, उनको लेके बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना हो सके खुश रहें। ठीक, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।